बार फिर से आपका स्वागत है फलसफा जिंदगी का में। आज जिंदगी के जिस फलसफे के बारे में आपसे बात करने आया हूं वो है आज़ादी। दोस्तों, इस बरस हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं और इसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। 75 साल पूरे कर लेने के बाद भी क्या हम आज़ादी को सही मायनों में समझ पाए हैं, या जो आज़ादी के विविध आयाम हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है उन पर हमने सही तरह से विचार किया है? इस मुद्दे को लेकर आज आपके सामने आया हूं। मैं ये सोचता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग आज़ादी का मतलब ये मानते हैं कि सरकार हम खुद चुनते हैं, अपना सांसद हम चुनते हैं, अपना विधायक हम चुनते हैं, जिनके द्वारा फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे द्वारा चुने गए होते हैं। इसलिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ाद हैं और ये सरकार हमारे द्वारा चुनी गई है और इसलिए इस पर हमारा अधिकार है और यही आज़ादी का महत्व है। लेकिन शायद आज़ादी इससे ज़्यादा कुछ होती है। इसको समझने के लिए हमें ना आज़ादी के उन उस इतिहास पर नज़र डालनी चाहिए जिसने धीरे धीरे आज़ादी के इस कंसेप्ट को डेवलप किया, स्वतंत्रता के इस कंसेप्ट को डेवलप किया और जिसके लिए हर एक विचार को सामने आने में बड़े संघर्षों की गाथा रही। मुख्य रूप से आज़ादी का आधुनिक विचार जिन महत्वपूर्ण घटनाओं से होकर बाहर निकला है उसमें एक तो ब्रिटेन में जिस तरीके से पहले मैग्ना कार्टा बना, सन 1215 में पहली बार मैग्ना कार्टा के द्वारा ब्रिटेन ने ये डिक्लेयर किया कि जो उनका राजा है वो राजा भी नियम कायदों के अंदर आएगा और वो भी निरंकुश नहीं हो सकता। इससे पहली बार इसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है स्वतंत्रता के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में, जिसने पहली बार ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि राजा निरंकुश नहीं हो सकता। लेकिन इतनी आसानी से चीज़ें होने वाली नहीं थी और इंग्लैंड में भी धीरे धीरे जो राजतंत्र था वो प्रयासों में लगा रहा कि हम अपनी जो निरंकुशता है उसको फिर से हासिल कर सकें। और इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ गृह युद्ध चला जो लगभग 1642 से 1660 के मध्य रहा, जो मुख्य रूप से पार्लियामेंट और राजतंत्र के एक दूसरे के विरोध में हुआ। लेकिन अंततः उसमें जीत जो है वो पार्लियामेंट की हुई और उसके फलस्वरूप पहली बार सन 1689 में बिल ऑफ राइट्स इंग्लैंड में लाया गया। जिस बिल ऑफ राइट्स को आप कह सकते हैं कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लोकतंत्र की, स्वतंत्रता की और नागरिकों के जो अधिकार हैं उनकी बात पहली बार ऑफिशियली जरा खुल के की गई। मैग्ना कार्टा को पहली बात मानते हैं, उसके बाद ये फिर से खुल के ऐसी बात की गई। तो एक तो है, हम ये कह सकते हैं कि जो ये लोकतंत्र का विचार है या स्वतंत्रता का विचार है वो ऑफिशियली मुख्य रूप से इंग्लैंड में पनपा और वहाँ उसने जो इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे बने, पार्लियामेंट का जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन बना और उसने अपनी महत्ता स्थापित की, तो वो इंग्लैंड में हुआ। लेकिन लगभग इन्हीं वर्षों में, जिसे अपन कहते हैं रेनेसां का एक पीरियड चल रहा था, बहुत सारे ऐसे विचारक थे जो अपने विचारों के द्वारा, अपनी किताबों के द्वारा जनता के बीच जागरूकता लेके आ रहे थे। और जो आधुनिक विचार हैं जिन्हें हम स्वतंत्रता के रूप में या समानता के रूप में, भाईचारे के रूप में और समरसता इत्यादि जो आधुनिक विचार जिन्हें कहा जा सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी पर आधारित ना हो, किसी की दया पर आधारित ना हो, ये व्यवस्था जो मूल रूप से है, ये रेनेसां पीरियड में जितने भी बड़े बड़े जो विचारक थे, चाहे रूसो हों, चाहे थॉमस पेन जिन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के पहले अपना एक नोट लिखा जो कॉमन सेंस के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ और जिसने इन मूल्यों को कैसे एक कॉलोनी जो ब्रिटेन ने बना के और उस पर शासन किए उसको ध्वस्त करते हुए और जो 13 कॉलोनियां उस समय अमेरिका में थी उनको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया। वो थॉमस पेन ने वो बात वहाँ रखी। उसके अलावा भी बहुत सारे जो विचारक थे, जैसे मोंटेस्क्यू थे जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉ की किताब लिखी और जिसमें शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया। ऐसे अनेक विचारकों ने जो रेनेसां पीरियड में ये सारी बातें लोगों के सामने रखी और फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन हमें विभिन्न क्रांतियों में, जैसे मैंने बात की आपसे कि सबसे पहले ब्रिटेन में चल ही रहा था और फिर इन दार्शनिकों के प्रभाव से दूसरा इसका सबसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ और थॉमस पेन ने जो कॉमन सेंस नाम का नोट लिखा और उसके अलावा भी अन्य विचारकों ने जो बातें की, उसके बाद ऑफिशियली जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और जो सिविल सोसाइटी की महत्ता स्थापित की गई, एक स्वतंत्र देश की, एक स्वतंत्र
कहना चाहिए स्टेट्स के एक ग्रुप की स्थापना यूएसए के एक राष्ट्र के रूप में हुई, और उसने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत किया उसे आप कह सकते हैं कि वो दुनिया का एक आदर्श संविधान था, जिसमें ये बातें जो सारी हैं कि एक व्यक्ति का क्या महत्व होगा, उसकी स्वतंत्रता का क्या महत्व होगा। जो आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हैं वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतीक है। तो पहला जो ब्रिटेन में, फिर उसके बाद उसका आप देखते हैं कि उससे थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म आपको यूएसए में दिखाई देता है, जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा इस तरह से स्वतंत्रता की महत्ता स्थापित की जाती है और लोकतंत्र स्थापित होता है। और उससे थोड़ा सा और रिफाइंड फॉर्म आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखते हैं, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहली बार इस बात का डिक्लेरेशन किया जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जो बाद में फ्रांस का ऑफिशियल मोटो बनता है, वो पूरी दुनिया में लोकतंत्र का और जो ये आधुनिक जो हम विचार जिनकी बात करते हैं, जिन्हें आप कुछ लोग उदारवादी विचारों के नाम से भी जानते हैं, और जिसने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी, उन सबको फ्रांस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति के द्वारा दिए गए मूल्यों ने शक्ति प्रदान की, और उसने जो ये जो आधुनिक लोकतंत्र का विचार है उसको हमारे सामने रखा। तो हम वो लोग जो आज़ादी को समझना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को समझना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियों में जो इतना समय लगा के, इतने लोगों का खून लगा के, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई उन सारी क्रांतियों के दौरान, और जो ये वैल्यूज स्थापित की, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, और फिर चाहे बाद में भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, और हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन सभी मूल्यों को, जो निश्चित रूप से उस समय पश्चिम के विचारकों के प्रभाव से आए थे, लेकिन वो हमारे खुद के जो इतिहास है उसमें भी वो पहले से ही समाहित थे। क्योंकि लोकतंत्र का विचार हम देखते हैं कि जिस समय महात्मा बुद्ध रहे, उस समय जो उनके संघ होते थे, संघ में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं थी, तो लोकतंत्र हमारे यहाँ भी पूर्व से ही प्रचलित रहा था। इसके अलावा जो हमने बाद में गणराज्यों की जो बातें की, और उस समय जो गणराज्यों में जिस तरह से संघ व्यवस्था, शासन व्यवस्था थी, तो ये हमारा भी अपना खुद का इतिहास था। बाद में हमने इनको पश्चिमी विचारकों, पश्चिमी देशों से लेते हुए और अपने स्वतंत्रता संग्राम में, पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये कोशिश की कि हम इनको अपने देश में जब नया देश बनाएंगे तो हम इनको लागू करेंगे। और यही कारण था कि जब हमारा संविधान बना तो संविधान में इन बातों का खास ख्याल रखा गया कि जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो बातें, जो वैल्यूज रही हैं, वो हमारे संविधान में अच्छी तरह से आए। और हमने इसीलिए अपने संविधान में जब अडॉप्ट किया तो उसमें लिखा कि हम संप्रभुता लोगों में निहित करते हैं, जो भी चीज होगी उन लोगों पर आधारित होगी। तो ये चीजें जो हैं ये कैसे आई, और इस दौरान जिन विचारकों से प्रभावित रही, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मोंटेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये था कि जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, इनकी शक्तियां अलग अलग होना चाहिए और तीनों के काम अलग अलग होना चाहिए, तीनों का आपस में कोई घालमेल नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि कार्यपालिका किसी तरीके से विधायिका को अपने शक्ति के कारण या किसी अन्य कारणों से अपने हिसाब से चलाने लगे, और जो विधेयन का कार्य है, जो नियम बनाने का, कानून बनाने का काम है, वो कार्यपालिका के हिसाब से होने लगे। या ऐसा बिल्कुल ना हो कि कार्यपालिका किसी भी तरह से न्यायपालिका को प्रभावित करने लगे, चाहे उसके अपॉइंटमेंट्स के द्वारा, चाहे उनको उनके रिटायरमेंट के बाद में अन्य जगह पदस्थापनाएं देकर किसी भी तरह से वो प्रभावित ना करे। तीनों अंग बिल्कुल अलग अलग रहें, और अलग अलग रह के जब वो अपना काम करेंगे तभी लोकतंत्र या स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरह जो रूसों की जो मैंने बात की थी कि जिनका प्रभाव फ्रांस की क्रांति पे रहा, तो रूसों ने जो अपनी जनरल विल की कंसेप्ट दिया, उन्होंने कहा कानून और क्या है, कानून बस जो सामान्य लोग हैं उनकी इच्छा का परिणाम है। जो लॉ अबेडिंग सिटीजन्स होते हैं, उनकी अपनी भावनाएं होती हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि न्याय हो। और वो जो रूल ऑफ लॉ है, जो रूल ऑफ लॉ एरिस्टोटल ने भी बात की थी, प्लेटो ने बात की थी, और उसको बाद में बहुत ठीक ढंग से 1885 के बाद अल्बर्ट वैन डाइसी ने अपनी किताब में रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है ये स्टैब्लिश हो, ये वास्तव में वो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता का की गारंटी है जिसकी हम ये 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और जिसके लिए हम सब बातें करते हैं। स्वतंत्रता आखिर क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए मतलब रूल ऑफ लॉ चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए मतलब इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और ये चीजें चाहिए जो वैल्यूज हमें इन पूरे संविधानों के समय में हमने, जो पूरी क्रांतियों के समय में हमने देखी हैं। तो
अब जब हम देखते हैं, जब हम इसकी बातें करते हैं, अपने वापस इस देश के अंदर आते हैं कि इतने समय में, इतनी सदियों में जो ये चीज़ें डेवलप होके आई, ये हमारे यहाँ हो रही हैं या नहीं हो रही, शक्ति प्रदर्शन हमारे यहाँ है या नहीं है। तो इसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए। जब हम अवेयर होंगे और उस पर थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, और अगर वो नहीं है तो उसकी आवाज़ उठाएंगे, तब जाके हम सही मायने में स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक माने जाएंगे। अदरवाइज तो यही बात हो जाएगी कि हम फिर किसी और की इच्छा के अनुसार चलने वाले एक अप्रत्यक्ष गुलाम होके रह गए हैं। तो हमको अगर स्वतंत्रता को सही मायनों में अपना शुभकामनाएं देनी है और उसको लॉन्ग लिव रखना है और उसको बहुत आगे तक ले जाना है, तो हमारे लिए जरूरी है कि ये सब बातें जो इतने सालों में विश्व के इतिहास से, अपने खुद के इतिहास से हमने जानी करी हैं, उसको हम इस्टेब्लिश करें और उसके लिए अपने दिल में एक स्थान रखें और कुछ समय देके उन पर निरंतर विचारशील रहें। धन्यवाद।